हेलो फ्रेंड्स, आप सबको मेरा नमस्कार। आज का जो चैप्टर है ये हम क्लास 8 के ज्योग्राफी को लेके हम वीडियो बना रहे हैं। इसमें पहला चैप्टर जो है उसका नाम है संसाधन, है ना। इसको हम देखते हैं। संसाधन को पढ़ने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि संसाधन होता क्या है। इसकी एक सामान्य सी परिभाषा है। प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है संसाधन कहलाता है। इसका क्या मतलब है? मतलब ये है कि हम कोई भी चीज़ जिसका जिससे हमारी ज़रूरत पूरी होती हो वो संसाधन कहलाता है। ठीक है। अब ये संसाधन जो है इसका आर्थिक मूल्य यानी कुछ दाम भी होता है और नहीं भी होता है। ज़रूरी नहीं है कि उसका कुछ पैसे में दाम हो, वो नहीं भी हो सकता है। उदाहरण के लिए जैसे आप कोई भी धातु खरीदते हैं, जैसे सोना, चांदी, हीरा, तो उसका कुछ दाम होता है ना। और वो चूँकि हम उपयोग भी करते हैं तो वो संसाधन है। लेकिन जैसे मान लीजिए आप हिमालय में घूमने गए हैं, तो क्या हिमालय में हम कोई जो भी दृश्य होता है उसको देखने के लिए कोई पैसा देते हैं? हिमालय को पैसा देते हैं? नहीं देते हैं। तो वो जो मनोरम दृश्य है जो हमारे आँखों को, हमारे दिमाग को सुकून देता है, वो भी संसाधन ही है, परंतु उसका कोई आर्थिक मूल्य नहीं होता है। ठीक है। अब देखते हैं हम संसाधनों के प्रकार। अब संसाधन है तो उनका कुछ ना कुछ प्रकार होगा, उसको देखते हैं। एक सबसे इम्पोर्टेंट इसमें टर्म आता है प्राकृतिक संसाधन। ठीक है। प्राकृतिक संसाधन क्या है? वैसा संसाधन जिसमें अधिक संशोधन के बिना उपयोग किया जा सकता है। मतलब इसमें बहुत अधिक संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे वायु, मृदा, जल, है ना। इसमें बहुत अधिक संशोधन की आवश्यकता नहीं होती। जैसे हम हवा सांस लेते हैं तो अभी फ़िलहाल जो भी वायु बहुत प्रदूषित हो रहा है, लेकिन वर्तमान में भी हम वायु को छान के सांस नहीं लेते हैं, डायरेक्ट सांस लेते हैं। मृदा जैसे मिट्टी है, उसका उपयोग हम डायरेक्ट अनाज उपजाने के लिए करते हैं। जल डायरेक्ट हम पानी पीते हैं, है ना। हालांकि अब इससे हम प्रदूषित कर रहे हैं, तो ये अलग बात है कि अब इसमें फिल्ट्रेशन की आवश्यकता होगी। लेकिन आमतौर पे प्राकृतिक संसाधन में हम बहुत अधिक संशोधन नहीं करते हैं। ठीक है। अब इसके वर्गीकरण को देख लेते हैं। इसका वर्गीकरण का कुछ आधार है, जिसमें विकास के आधार पे, प्रयोग के स्तर के आधार पे, उद्गम के आधार पे और भंडार और वितरण के आधार पे संसाधनों का वर्गीकरण किया गया है। ठीक है। अब ये विकास का आधार क्या होता है? विकास के आधार पे संसाधन जो हैं दो प्रकार के होते हैं। एक वास्तविक संसाधन, है ना, और दूसरा संभाव्य संसाधन। ये वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन क्या है? वास्तविक संसाधन वो संसाधन होता है जिसका हमें पता होता है कि इसकी जो क्वांटिटी है कितनी है और इसका उपयोग क्या है। ठीक है। उसको वास्तविक संसाधन कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे जर्मनी का एक रूर प्रदेश है ना, वहाँ पे कोयला पाया जाता है। ठीक है। तो ये जो है हमें पता है कि जर्मनी कहाँ पे है। जर्मनी आपको पता है यहाँ पे है ना। और यहाँ पे कोयला पाया जाता है इसके रूर प्रदेश में। तो ये एक वास्तविक मतलब वास्तव में ऐसा है और हम इसका उपयोग भी जानते हैं। कोयला का उपयोग कहाँ होता है? फैक्ट्री को चलाने में, बहुत सारे ऊर्जा ईंधन के रूप में होता है। तो ये वास्तविक संसाधन है। दूसरा होता है संभाव्य संसाधन। संभाव्य क्या है कि अभी उसका उपयोग तो नहीं हो रहा है, लेकिन भविष्य में उसका उपयोग होने की संपूर्ण संभावना है। जैसे मान लीजिए आज हम कोयला से बिजली बनाते हैं ना। आज से 1000 साल पहले, जब 500 साल पहले जब बिजली का उपयोग कोयला के द्वारा नहीं होता होगा, बिजली का उत्पादन जो है कोयला के माध्यम से नहीं होता होगा, तो क्या होगा? संभावना होगी कि हो सकता है, लेकिन होता नहीं था। तो वो एक संभाव्य संसाधन था। लेकिन आज जो है, आज वो एक वास्तविक संसाधन है। इसी प्रकार आज जो है लद्दाख में यूरेनियम का बहुत सारा निक्षेप पाया जाता है। उससे हम चाह रहे हैं बिजली बनाना, है ना। तो अभी उससे हम सफल नहीं हुए हैं बनाने में, परंतु ये भविष्य में हो सकता है, इसलिए संभाव्य संसाधन है। ठीक है। लेकिन जर्मनी का जो रूर प्रदेश है वहाँ पे कोयला पाया जाता है और उसका अच्छे से उपयोग होता है। हमारे झारखंड में भी कोयला पाया जाता है, आपको पता है। उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों में कोयला पाया जाता है। तो वो जो है वो वास्तविक संसाधन है। ठीक है।
अच्छा, उसके बाद हम प्रयोग स्तर और विकास के स्तर पे 2 चीज़ें थी। उसके बाद उद्गम के स्तर पे बात करते हैं। तो उद्गम के स्तर पे भी मुख्यतः 2 होता है। पहला अजैव संसाधन और दूसरा जैव संसाधन। यानी जो निर्जीव हो, है ना? जैसे हवा, जल, मृदा, है ना? कोई खनिज, है ना? ये जो होगा ये अजैव संसाधन होगा, ठीक है? और जैव में क्या आएगा? पेड़, पौधे या फिर कोई जीव, है ना? ये क्या होगा? वो जैव संसाधन हो, यानी सजीव है, यानी उसमें जान है, ठीक है? इसे क्या कहेंगे? जैव संसाधन। ये उद्गम के आधार पे होता है, ठीक है? अभी हमने देखा विकास के आधार पे और प्रयोग स्तर के आधार पे। उसके बाद हमने देखा उद्गम के आधार पे, और उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं भंडार एवं वितरण के आधार पे। क्या? संसाधन, ठीक है? संसाधन का जो प्रकार है हम भंडार और वितरण के आधार पे देख लेते हैं। तो भंडार और वितरण के आधार पे 2 टाइप का, इसमें भी 2 टाइप का होता है। क्या क्या होता है? पहला होता है सर्वव्यापक, दूसरा होता है स्थानिक। सर्वव्यापक का मतलब होता है जो हर जगह मौजूद हो, जैसे वायु, हवा। ऐसा थोड़ी है कि भारत में पाया जाएगा और अमेरिका में नहीं पाया जाता, ऐसा नहीं हो सकता, है ना? हवा हर जगह है, तो ये सर्वव्यापक है। मैंने इसका वितरण, वितरण मतलब जो इसकी पाए जाने की जो कंडीशन है ना? वो हर जगह पे है, तो वो सर्वव्यापक है, ठीक है? और भंडार भी हर जगह पे है। परंतु स्थानिक क्या होता है? स्थानिक वो होता है कि कुछ खास स्थान पे ही पाया जाता है, जैसे लौह अयस्क, यानी लोहा, सोना, चांदी, तांबा, ये सब हर जगह नहीं पाया जाता, तो ये स्थानिक मतलब किसी खास स्थान पे पाया जाता है। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भंडार और वितरण के लिए बहुत सारी चीज़ें निर्भर करती हैं। भूभाग, वहाँ का जलवायु कैसा है, ऊंचाई कैसी है ना? इन सब चीज़ों पे भंडार और वितरण जो है वो निर्भर करता है। इसीलिए ये 2 प्रकार का हो गया, ठीक है? विस्तृत रूप से अगर हम देखें तो इसका भी 2 प्रकार, विस्तृत रूप से देखें तो इसका भी 2 प्रकार है। एक होता है नवीकरणीय भंडार और एक होता है अनवीकरणीय भंडार, ठीक है? नवीकरणीय भंडार क्या है? असीमित है ना? और अनवीकरणीय क्या है? सीमित है। नवीकरणीय असीमित है और अनवीकरणीय सीमित है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? कि जैसे हवा क्या सीमित है? नहीं है, लेकिन उसका उपयोग हमें सावधानी से करनी चाहिए। हमें बहुत ज़्यादा प्रदूषण नहीं फैलाना चाहिए। पानी का क्या भंडार सीमित है? नहीं, असीमित है, लेकिन हम उसे बहुत ज़्यादा प्रदूषित कर रहे हैं, तो वहाँ समस्या आ रही है, ठीक है? अनवीकरणीय का मतलब जो आसानी से नहीं बनता है, मतलब उसमें बहुत टाइम लगता है। और मानव का जीवन एक कंडीशन में कि ज़्यादा दिन, तो आदमी कितना दिन, बहुत ज़्यादा तो 100 साल जिएगा, लेकिन इसके बनने में, वैसे संसाधन जिसको बनने में कम से कम हज़ारों साल, लाखों साल लग जाए, वो अनवीकरणीय संसाधन होता है, ठीक है? इसमें क्या क्या आ जाएगा? जैसे कोयला आ सकता है, पेट्रोलियम आ सकता है ना? ये आसानी से बहुत जल्दी नहीं बनते हैं, लेकिन इसको बनने के लिए हज़ारों लाखों साल का समय लग जाता है, ठीक है? उसमें कुछ फैक्ट दिया हुआ है। नीदरलैंड के पवन फार्म क्या होता है? मतलब जहाँ से पवन, जो हवा है, उसको हम लोग ऊर्जा के रूप में उपयोग करते हैं, ठीक है? पवन चक्की से ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है। तमिलनाडु के नागरकोइल, तमिलनाडु आपको पता है कहाँ है? तमिलनाडु की जो लोकेशन है, अगर हम उसकी बात करें तो देख लेते हैं। यहाँ पे तमिलनाडु, यहाँ पे है ना? तो यहाँ पे भी, यहाँ नागरकोइल में भी आप पवन फार्म देख सकते हैं। पवन फार्म का मतलब समझते हैं ना? जैसे एक चक्की, पवन चक्की जैसी लगी होती है, उस टाइप से। गुजरात का तट, यहाँ पे गुजरात का तट है, ये सब एरिया, ये सब यहाँ भी पवन चक्की लगा हुआ है। एक वर्ड आया था इसमें, पेटेंट, ठीक है? पेटेंट का मतलब क्या होता है? किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार। जैसे अब इसको हम जरा एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई चीज़ कोई बनाता है, जैसे मान लीजिए जिसने भी पंखा बनाया, ठीक है? चाहे ये कलम, मान लीजिए जिस कंपनी ने बनाया है ना, जिस भी कंपनी ने इस पेन को बनाया या फिर इस कॉपी को बनाया, तो ये कॉपी बनाने का जो इसका एक पेटेंट का मतलब, जैसे
इसका जो विचार है, इस पेन को बनाने का जो आइडिया है, ये लिंक कंपनी है ना, इसका है। तो ये इस रूप में जो भी पेन आएगा वो लिंक कंपनी के माध्यम से जाना जाएगा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कल होके हम पेन बनाए, हम भी कहने लगे कि नहीं ये भी लिंक है, तो कैसे माना जाएगा? तो फिर वो उस पेटेंट की चोरी हो जाएगी। इसीलिए जिसने भी बनाया है, आविष्कार किया है, जिसका कोई थॉट है, विचार है ना? जैसे मान लीजिए किसी ने पहली बार पंखा बनाया, तो पंखा बनाने का जो पहली बार बनाया तो उसका हक हुआ, उसी को पेटेंट कहा जाता है। ऐसा नहीं कि हम आप ये में से कोई कहे कि हमने पंखा बनाया तो वो सही हो जाएगा, नहीं। वो जिसने बनाया उसी का अधिकार होगा, वो एकमात्र अधिकार होगा, उसी को पेटेंट कहा जाता है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग घर पे अच्छे से पढ़ रहे होंगे, वीडियो के माध्यम से समझ रहे होंगे, और प्लीज़ इसे आप ज़रूर रिवाइज करें, घर पे अच्छे से मन लगा के पढ़ें, और निरंतर प्रयास करने से आपको सफलता अवश्य रूप से मिलेगी। अगर वीडियो से आपको हेल्प मिल रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।